नाज़रीन, हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे हैं। साउथ कोरिया के बाद अब इंडिया ने ये ऑर्डर जारी किया है, एडवाइजरी जारी की है अपने शहरियों को कि वो फौरी तौर पर जब वो ईरान को लीव कर दें। नेतन्याहू अगले कुछ घंटों में एक सिक्योरिटी मीटिंग जब वो करने जा रहा है जिसमें ईरान पर हमले के हवाले से डिस्कशंस होनी है। और थर्सडे को ईरान पर अटैक होना था, फिर सैटरडे को अटैक होना था, फिर ट्यूसडे की डेट भी दी गई है और इसी दरमियान एक 48 घंटे का अल्टीमेटम भी जारी है। तो नेतन्याहू जो है वो एक सिक्योरिटी मीटिंग करने जा रहा है कुछ ही घंटों के अंदर। इसी दरमियान जो अगली खबर है वो भी बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है। इजरायली मीडिया के मुताबिक 50 नाम हैं जिनको ईरान में टारगेट किया जाना है। ईरान के 50 ऐसे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री लीडर्स, जिनको जो है वो टारगेट किया जाना है और इसमें साइंटिस्ट और ये भी शामिल हो सकते हैं। ओवरऑल 50 फिगर्स हैं टॉप लेवल के जिनको टारगेट किया जाना है। तो जब उनका बुनियादी मकसद जो है वो ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, ईरान को एज अ स्टेट, ईरान को एज अ कंट्री मुकम्मल तौर पर जो है वो कोलैप्स करना है, तबाह बर्बाद करना है, जैसे उन्होंने लिबिया को कर दिया, तो फिर वो इस तरह की तमाम हॉरिफिक थिंग्स है वो करेंगे और ईरानियंस इसके लिए तैयार हैं। इसलिए उन्होंने अपने जानशीन भी नामजद कर दिए हैं और बाकी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो इसके साथ साथ ले रहे हैं। और ईरान ने यह भी वाज़ेह किया हुआ है कि फिर वो इजरायली जो लीडर्स हैं उनको भी वो निशाना बनाएंगे। और पिछली जंग में ईरान ने ये कैपेबिलिटी शो की थी कि जो इजरायली बंकर्स हैं उनको उन्होंने हिट किया था। जो मुसाद का हेडक्वार्टर है उसको ईरान की जानिब से जब निशाना बनाया गया था। रशियन इंटेलिजेंस की तरफ से भी कुछ मालूमात सामने आ रही हैं जिसको रशियन मीडिया ने जारी किया है। और रशियन इंटेलिजेंस के मुताबिक हमले की जो पहल है वो अमेरिका की बजाय इजराइल कर सकता है। यानी इजराइल पहले ईरान पर अटैक करेगा और उसके बाद फिर अमेरिका हालात को देखते हुए फिर लेटर ऑन जो है वो ज्वाइन करेगा। पहले अमेरिका हमला नहीं करेगा बल्कि पहले इजराइल हमला करेगा। उसकी कुछ वजूहात हैं, इजराइल पहले हमला क्यों करेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान ने कहा है, रशियन मीडिया को ईरान ने बताया कि हमला इजराइल करे, अमेरिका करे, छोटा करे, बड़ा करे, हमारा जो जवाब है वो लिमिटलेस होगा। हम एक तबाहकुन जवाब जो है वो देंगे और चाहे हमारे पर अटैक अमेरिका भी करे तो भी हमारा निशाना तल अवीव होगा और अगर इजराइल करे तो भी हमारा निशाना जब तल अवीव होगा। हम इस बार द रूट कॉज जो है ना इस सारे मामले की, इस फसाद की, उसको जो वो हिट करने जा रहे हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, अफ्रीका जो कि बरह रास्त मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्टेड है और सूडान का क्राइसिस, तो वहां से कुछ काफी गंभीर खबरें आ रही हैं और सूडान का जो क्राइसिस है वो स्पिल ओवर हो रहा है टुवर्ड्स द नेबरिंग कंट्रीज। चाड, ये हमसाया मुल्क है, सूडान का ऊपर लीबिया है और चाड है, साथ सूडान है, तो ये स्पिल ओवर हो गया है टुवर्ड्स चाड। अब चूंकि वहां पर आरएसएफ को शिकस्त हो रही है, जिसको इजराइल सपोर्ट करता है, जिसको एक गल्फ कंट्री जब वो सपोर्ट करता है, तो उसको शिकस्त हो रही है। तो ये जो आरएसएफ है ये चाड के जो बॉर्डर एरिया है यहां पर चली गई है। तो यहां पर हुए हैं क्लैशेस जिसमें चाड के जो सोल्जर्स है वो मारे गए। तो इस वक्त चाड ने अपना जो बॉर्डर है वो हंगामी तौर पर सूडान के साथ बंद कर दिया है और आरएसएफ जब उस बॉर्डर एरिया के अंदर चली गई है और वहां पर एक हंगामी सूरत हाल है, तो सूडान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चाड की तरफ जब स्पिल ओवर हो रहा है तो उसको रोकने की वहां पर कोशिश की जा रही है। इसी दरमियान खबरें यूक्रेन के हवाले से बहुत बड़ी हैं। यूक्रेन जो है वो एक मुसलसल फ्लैश पॉइंट है न्यूक्लियर वॉर का और यूक्रेन का जो फ्रंट है, यूक्रेन की जो वॉर है, ये वन ऑफ द मेन वो चीज है कि जिसने नया वर्ल्ड ऑर्डर जब वो डिसाइड करना है। ऑलरेडी यूक्रेन जंग ने दुनिया को बहुत ज्यादा जब बदल दिया। अब वो जंग अब भी रुकती हुई नजर जब नहीं आ रही है, बल्कि वहां पर तो मजीद लड़ने की तैयारी की जा रही है। यानी जो यूरोपियंस हैं वो मजीद पैसा देने की यूक्रेन को तैयारी कर रहे हैं और यूक्रेन को शदीद फौजी कमी का सामना है। तो अब वो हिसाब लगा रहे हैं कि कैसे फौजी जो भर्ती किए जा सकते हैं। वो कह रहे हैं यूक्रेन के जो टीनेजर्स है वो भी भर्ती किए जाए। और ज़ेलेंस्की ने अभी ये बयान जारी किया है कि प्यूटन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 3। प्यूटन ने ऑलरेडी तीसरी आलमी जंग का आगाज यूक्रेन से कर दिया, ये ज़ेलेंस्की कह रहा है। इसी दरमियान इस्टोनिया, ये रशिया का एक हमसाया मुल्क है बाल्टिक स्टेट के अंदर, और ये जो साबका सोवियत यूनियन है ये उसका हिस्सा था। यानी ये रशिया का सोवियत यूनियन ही का हिस्सा था। जब वो टूटा तो उसमें से बहुत सारे जो मुल्क निकले उसमें से इस्टोनिया एक कंट्री है, बहुत छोटा सा मुल्क है। इस्टोनिया में नेटो न्यूक्लियर वेपन जब डिप्लॉय करने जा रहा है तो रशिया ने स्टेटमेंट जारी की है कि अगर इस्टोनिया में न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय हुए तो हम इस्टोनिया को हिट करेंगे। तो वहां पर यानी कि एक न्यूक्लियर का जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है और एक मुसलसल फ्लैश पॉइंट है यूक्रेन एक न्यूक्लियर वॉर का। और वहां पर यूरोपियंस इस जंग को रोकने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, बल्कि अब वो 90 बिलियन यूरोस का लोन भी देने जा रहे हैं। यूक्रेन की फौज कैसे खड़ी करनी है, मतलब मजीद फौज किस तरह भर्ती करनी है, उसका वो बंदोबस्त कर रहे हैं। ड्रोन्स दे रहे हैं ताकि यूक्रेन आने वाले कई सालों तक ये जंग जब लड़ सके। और इसका मकसद, अच्छा यूक्रेन उसमें से जीतेगा कभी नहीं, चाहे 10 साल भी जंग चलती रहे। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर, बर्तानिया का आर्मी चीफ, इस तरह के बहुत सारे ऑफिशियल जब बयान दे चुके हैं कि यूक्रेन कभी भी इस जंग में से जीत नहीं सकता है। इस सब के बावजूद जो यूरोपियन एलीट है वो यूक्रेनियंस को लड़वाना चाहती है विद रशिया और मकसद सिर्फ यह है कि यूक्रेन के साथ जो होता है हो जाए
रशिया जो है वो साथ साथ डैमेज होता रहे, कमजोर पड़ता चला जाए। तो उनको यूक्रेनियंस की परवाह नहीं है कि उनका कितना लॉस हो रहा है। क्या पेनफुल स्टोरीज हैं यूक्रेनियंस की। एक बड़ा खूबसूरत और अच्छा मुल्क, और ज़ेलेंस्की जो इस कैरेक्टर को आप देखिए, ये कैरेक्टर जो है वो ना सिर्फ अपने मुल्क को जंग में लेकर गया है, बल्कि ये बाकी मुल्कों में भी जंगों को प्रमोट कर रहा है। ये ईरान पर जंग को सपोर्ट कर रहा है, हालांकि ईरान ने कभी यूक्रेन जंग की सपोर्ट नहीं की। बाकी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज है, उनका रशिया के साथ अलायंस है, तो यूक्रेन को तुर्की असला देता है, तो ईरान जो है वो रशिया के साथ उसका एक अलायंस है। लेकिन ईरानियंस ने कभी ये नहीं कहा कि यूक्रेन की जंग चलती रहनी चाहिए, बल्कि हम पहले भी आपको बताया कि जब ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ, ईरान ने ज़ेलेंस्की का साथ दिया कि ये बहुत गलत हुआ है। अब जनाब इजरायली मीडिया की खबर ये है, इन द नेक्स्ट वॉर टॉप जो 50 फिगर्स हैं ईरान के विल बी टारगेटेड फॉर असैसिनेशन। पिछली जो जंग थी 12 दिन की, उसमें 20 असैसिनेशन जब ईरान में की गई थी। अच्छा, 20 असैसिनेशन करना ये बहुत बड़े नंबर्स हैं और बहुत ये ब्रूटल तरीकाकार है, लेकिन इजराइल को इस पर फख्र है कि हम नए नए तरीकों से असैसिनेशन कर सकते हैं। ये इजराइल को इस पर फख्र है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। 20 असैसिनेशन उन्होंने की, बहुत बड़े नंबर्स हैं। अब वो 50 असैसिनेशन प्लान करके बैठे हुए हैं, और लास्ट टाइम भी जो उन्होंने 20 असैसिनेशन की थी, उसमें भी उनका कैलकुलेशन यही था कि ईरान उठ नहीं सकेगा, क्योंकि देखिए आर्मी चीफ शहीद हो गया, बाकी टॉप कमांडर जब उसमें निशाना बने, बहुत सारे प्लान्स तो जो टॉप लीडर्स हैं, यानी जो आर्मी चीफ है उसके माइंड में है ना कि क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो जब वही टारगेट हो गया तो फौरी आकर रिस्पॉन्ड करना ये आसान काम नहीं होता। इसलिए इजराइल और अमेरिका के कैलकुलेशन में यह था कि जितना बड़ा वो हमला करने जा रहे हैं, ईरान इसमें से उठ नहीं सकेगा, और कम से कम 3-4 दिन तो उसको लग जाएंगे रिस्पॉन्ड बैक करने में, और वो भी मामूली सा रिस्पॉन्स होगा। लेकिन ईरानियंस ने 24 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड किया, एंड आपने देखा कि हर गुजरते दिन के साथ ईरान का रिस्पॉन्स और ज्यादा लिथल और प्रिसाइज जब होता चला जा रहा था। तो इसलिए इनको सीज फायर की तरफ भागना पड़ा है। तो अब वो 50 असैसिनेशन जब करने जा रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी होगी, इसमें कमांडर्स भी होंगे, इसमें और फिगर्स भी हो सकते हैं, टॉप 50 इससे ज्यादा कभी हो सकते हैं। तो ईरानियंस ने भी इनके बंकर्स को निशाने पर लिया हुआ है, अब वो भी ये ट्राई करेंगे, इसकी तरफ वो भी जाएंगे, और बहरहाल वो अपनी सेफ्टी भी कर रहे हैं। उसके लिए जो इकदामात हैं, रशिया और चाइना की जो सपोर्ट है वो भी है। तो वो पहली कोशिश तो ये होगी कि असैसिनेशंस ना हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 4 जो जानशीन हैं वो नामजद किए हुए हैं, तो वो क्यों, वो खतरा तो है कि भाई ये हो सकता है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है। तो दो तरफा तैयारी है कि जानशीन दादा कहें, ये मामूली चीज नहीं होती। आप अमेरिका और इजराइल के साथ जंग में जा रहे हैं और आप अपनी जाने कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आपने अगले नाम भी दे दिया कि हाँ हम जाने वाले हैं। अभी इस लम्हे अटैक हो जाए तो सबसे पहले किस पर अटैक होगा? सबसे पहले तो लीडर्स पर अटैक होगा ना। तो इसको तो फिर हम यही कहेंगे कि वो जान हथेली पर लिए फिरते हैं, क्योंकि जंग तो किसी भी मिनट छिड़ सकती है, और पहले मिनट्स के अंदर ही ये लीडर्स निशाना बनेंगे। तो वो तो अपनी फिर जान हथेली पर लिए फिरते हैं ना। इसलिए ट्रंप कहता है मुझे समझ नहीं आती, मेरे ये बात पल्ले नहीं पड़ती कि ये अभी तक इन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया। तो अभी तो ये आगाज है, ट्रंप को यहां पर और बहुत सारे सरप्राइजेस जब मिलेंगे। अभी उसको ये बात पल्ले नहीं पड़ रही, तो आगे क्या क्या होगा ये ट्रंप भी देखेगा कि उसके लिए कितने बड़े सरप्राइजेस यहां पर हैं। आज जैसे ईरानियंस ने कहा है कि हम वियतनाम से बड़ी शिकस्त जब अमेरिका को देंगे। बहरहाल अब ईरानियंस ने उनके बंकर्स को भी निशाने पर लिया हुआ, और आपको बता रहे पिछले पूरे 1 साल से ईरानियंस जो हैं, और खासकर पिछले 6-7 महीनों से उन्होंने जो अपनी इंटेलिजेंस है वो इजराइल के अंदर बहुत तेज कर दिया। बहुत सारा डाटा उनके पास आ गया होगा। तो अभी गलांट की जो स्पाइंग है वो भी हो रही थी, तो इस तरह से उन्होंने अपना भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी असैसिनेशन का जवाब फिर इसी तरह से जब दे सके। अब इसी दरमियान जब इंडियन मीडिया को देखिए, लीव ईरान बाय ऑल अवेलेबल मींस इंडियाज एडवाइजरी अमिड फियर्स ऑफ वॉर इन मिडिल ईस्ट। इंडिया ने जो एडवाइजरी जारी की और कहा है कि जो भी अवेलेबल मींस हैं, थ्रू एयर, थ्रू लैंड, थ्रू सी, व्हाटएवर, तो फौरी तौर पर जब वो ईरान को लीव कर जाएं। ये इंडिया की एडवाइजरी, पहला साउथ एशिया का मुल्क है जिसने ये कहा है कि लीव करें। तो इसी दरमियान नाज़रीन, ईरान में प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं दोबारा से, और ये अल्टीमेट सिग्नल होगा हमले के लिए। यानी दोबारा से प्रोटेस्ट को शुरू करवा के फिर उस केओस के अंदर हमला करना है। तो जो ही ईरान में अब दोबारा से कहीं प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं तो समझें कि बिल्कुल वो हमला अब करने जा रही है। यानी वो देखें, लास्ट टाइम जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसको अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है उसने इस बात को एडमिट किया है कि ये प्रोटेस्ट हमने ट्रिगर किए। ईरान में बाय प्लान डॉलर की शॉर्टेज की गई, जिसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट ट्रिगर हुए। तो अब एक बार फिर वो प्रोटेस्ट को ट्रिगर करेंगे, और उस दरमियान फिर जब वो जाकर अटैक करेंगे, दरमियान में फिर साइबर अटैक्स होंगे और उसके बाद काइनेटिक अटैक्स होंगे, वो सारा। तो प्रोटेस्ट भी कहीं ना कहीं ईरान में हो सकते हैं। इजरायली मीडिया बता रहा है कि नेतन्याहू विल होल्ड सिक्योरिटी टॉक्स इन द कमिंग आवर्स। चूंकि पिछले 2 महीनों से, खासकर 1.5 माह से इजराइल जब वो घात लगाकर बैठा हुआ है कि आज हमला करना है, कल करना है, परसों करना है, इसी तरह से ये 1.5 महीना गुजर गया। मतलब बहुत बार ऐसे मौके आए हैं जब अटैक जब वो होने वाला था। समुद्रेज की भी जरा 2 हेडलाइन सुनिए।
समुद्रेज कह रहा है कि बहुत जल्द हम हमास को एक फाइनल अल्टीमेटम देंगे कि वो अपनी तमाम लीडरशिप को और अपने तमाम वेपन्स को गजा से रिमूव कर दे। और अगर ट्रंप हमास को एलिमिनेट करने में फेल हुआ तो फिर हमारे पास इंटरनेशनल और अमेरिकन सपोर्ट होगी हमास को खत्म करने के लिए। दे आर द वेरी डेंजरस पीपल, ना सिर्फ रीजन के लिए, ना सिर्फ फलस्तीनियों के लिए, बल्कि ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आप उनकी आइडियोलॉजी देखें, उनका डॉक्ट्राइन देखें, उनकी जो वो सोच देखें। गजा में जेनोसाइड करने वाले ये कह रहे हैं कि अब हमास को हम एक और फाइनल अल्टीमेटम देंगे, यानी दैट मींस कि हमास अभी इनसे खत्म नहीं हुई है और अब ये बातें कर रहे हैं कि हम हमास को अल्टीमेटम देंगे तो हमास जो है वो सरेंडर कर देगी। तो ये सिर्फ एक मैं आपको बताऊं कि एक नैरेटिव बिल्डिंग है और ये जो अल्टीमेटम देंगे ना वो ये है कि इधर ईरान को ये खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हमास के ऊपर अटैक करेंगे, हिजबुल्लाह के ऊपर करेंगे, अंसारुल्लाह के ऊपर करेंगे। तो अंदाजा करें आप। और इनसे एब्राहम अकॉर्ड्स किए हुए हैं, इनके एम्बेसडर्स अभी तक ये बिठा के बैठे हुए हैं। एयर स्पेस अभी तक इनके लिए बंद नहीं की गई है, इनके साथ तिजारत बंद नहीं की गई है, इनको बकायदा इंटेलिजेंस दी जाती रही। ऐसे लोगों के साथ अरब वर्ल्ड समझती है, उनके कुछ हुक्मरान ये समझते हैं कि वो इनके साथ चल सकते हैं। और अभी जो इजरायली सदर है वो इथोपिया जा रहा है, उर्दगान जो है वो इथोपिया का दौरा करके आए हैं और उससे पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इथोपिया को वार्निंग देकर आए हैं कि सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज ना करना, ये गलती भी मत करना। तो अब इजरायली सदर जब भागा भागा इथोपिया जा रहा है कि इथोपिया को उसी बात पर रखा जाए कि नहीं तुमने रिकॉग्नाइज करना है, तो इथोपिया ये बड़ी गलती नहीं कर सकता क्योंकि चाइना भी वार्न कर चुका है इथोपिया को। और इथोपिया में जो सबसे बड़ा डैम है वो चाइना बना रहा है और अगर सबसे ज्यादा किसी की इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की है। तो इथोपिया को इतनी बड़ी गलती नहीं करने वाला कि वो सऊदी अरेबिया और जो है वो टर्की, मिस्र और कतर, इन तमाम और फिर सबसे बढ़कर चाइना, इनके खिलाफ जो जाए। अच्छा, इसी दरमियान अमेरिका का विड्रॉल जब वो सीरिया से हो रहा है और बताया जा रहा है कि विद इन वीक्स मुकम्मल विड्रॉल हो जाएगा, क्योंकि विड्रॉल वैसे तो उनकी 1000 फोर्सेस हैं लेकिन वहां से निकलना फिर इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना वो एक सारा प्रोसीजर होता है। 1, 2, 3 वीक्स के अंदर ये हो जाएगा, लेकिन हंगामी सूरत हाल में ये विद इन डेज भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो टाइम दिया गया है वो ऑलमोस्ट 1 महीना है। 1 महीने के अंदर अंदर तमाम फौजें सीरिया को छोड़ जाएंगी। तो अब इराक से भी बेसेस खाली हो रही है और शाम से भी हो रही है। इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका रीजन से जा रहा है, वो अपना न्यू पोस्चर इस वक्त कर रहा है। गजा में वो बेस बना रहा है, बड़ी बेस होगी 350 एकड़ की, और इसके साथ वो ईरान में बेसिस बनाएगा क्योंकि जितना निचोड़ना था उन्होंने शाम को और इराक को वो निचोड़ लिया है। तो अब वो ईरान जाएंगे, ईरान में बेसिस बनाएंगे, वहां से ऑयल और गैस और ये सारे मिनरल्स और ये रिसोर्सेज जब वहां से निकालेंगे और दूसरी तरफ वो गजा में बेस बनाने का रहा। तो ये नई अमेरिका की मिलिट्री पोस्टरिंग है, वो कोई रीजन से नहीं निकल रहा। अब जरा आ जाइए रशियन जो इंटेलिजेंस है वो क्या कह रही है। रशियन मीडिया को हम कोट कर रहे हैं और इसमें वो बता रहे हैं कि तल अवीव और वॉशिंगटन में ये डिस्कशन हो रही है कि व्हाट आर देयर मिलिट्री रोल्स, कौन कैसे कितना बड़ा अटैक करेगा। तो रशियन इंटेलिजेंस के मुताबिक पहला हमला जब वो इजराइल करेगा, पहला हमला जब अमेरिका नहीं करेगा ईरान पर बल्कि इजराइल की तरफ से ये अटैक जब वो किया जाएगा। और ये इसलिए है कि एक तो ट्रंप के लिए जो पॉलिटिकल रेपरकशंस हैं उसे ट्रंप बचना चाहता है, अमेरिका अपने आप को यहां पर अग्रेसर शो नहीं करना चाहता, और फिर जो रिस्पॉन्स है वो जाहिर है कि फौरी ईरान जब वो अमेरिका पर तो नहीं देगा बल्कि इजराइल पर देगा। तो अगर वो अमेरिका पर ईरान रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर अमेरिका के पास एक जस्टिफिकेशन होगी कि देखें अमेरिका के ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया। तो अगर इजराइल अटैक करता है और ईरान ज़ेर हो जाता है तो फिर वैसे ही अमेरिका को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काइंड ऑफ वो ये चाह रहा है कि पहले इजराइल को लॉन्च किया जाए ऑन ईरान। सो अमेरिका की ये कैलकुलेशन है कि वाइड रेंजिंग और मल्टी फेसेटेड ईरानियन रिस्पॉन्स आएगा, इज सीकिंग टू एलिमिनेट द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्शन एंड अवॉइड फॉर्मल एंट्री इनटू द कॉन्फ्लिक्ट। तो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री कॉस्ट ट्रंप को फेस करना पड़ेगी उससे बचने के लिए पहले वो इजराइल से हमला करवा रहा है और फिर सूटेबल टाइम देकर वो फिर इसमें कूदेगा। और जैसे आपको बताया ना, ट्रंप पिछली जंग में अचानक जब मीडिएटर बन गया था, सालिस बन गया था, पहले वो कह रहा था लीव तेहरान नाउ, इवैक्यूएट तेहरान नाउ, अनकंडीशनल सीज फायर, और उसने कहा ये मेरी मर्जी से, मेरे हुक्म से जंग हो रही है। आखिर में फिर अचानक जब वो सालिस बन गया। तो यहां भी रशियन इंटेलिजेंस के मुताबिक ट्रंप कुछ ऐसा ही फिलहाल कर रहा है, क्योंकि जो बहुत सारी डायमेंशंस हैं कि क्या तबाही हो सकती है, वॉरशिप्स डैमेज हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर डूब सकते हैं, बेसेस हिट हो सकती हैं। तो इजराइल जाएगा और फिर अमेरिका हालात को देखते हुए जो उसको ज्वाइन करेगा। लेकिन ज़ाहिर है ये एक हतमी बात तो नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स एम्स टू अवॉइड अपीयरिंग एज अ अग्रेसर। अमेरिका यहां पर अग्रेसर जब वो नहीं दिखना चाहता। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं रशियन इंटेलिजेंस के मुताबिक, एक पावरफुल और इफेक्टिव स्ट्राइक जो है वो थ्रू इजराइल ईरान के ऊपर करवाई जाए और इजराइल की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं उनको इस्तेमाल किया जाए ईरान को जो है वो ज़ेर करने के लिए। अच्छा, रशियन मीडिया के मुताबिक ईरान इस सारी सूरत हाल को क्या देख रहा है, यानी इस तनाजुर में कि इजराइल हमला कर रहा है और ये वो,
तो ईरान आगे से क्या उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? तो हाई रैंकिंग ईरानियन ऑफिशियल्स के बयान को रशियन मीडिया ने कोट किया है कि एनी एग्रेशन ऑन ईरानियन टेरिटरी, इसको हम ऑल आउट वॉर जब वो कंसिडर करेंगे और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो लिमिटेड नहीं होगा टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। यानी वो ये बता रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्स सिर्फ इजराइल के अंदर तक ही लिमिटेड नहीं होगा और हम किसी भी हमले को ऑल आउट अटैक समझेंगे। और उन्होंने कहा कि हम इसको इस एंगल से देखते हैं कि जो भी मतलब इजराइल भी अटैक करेगा तो अमेरिका की मर्जी से और सपोर्ट से और इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक और उनके जहाज और उनका असला, उसकी मर्जी और मंशा और सपोर्ट के बगैर इजराइल तो हमला कर ही नहीं सकता। तो ये काइंड ऑफ ईरान कह रहा है। तो ईरान कंसीडर करता है कि नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो कोई भी अटैक करेगी ईरान पर तो वो ट्रंप के साथ कोऑर्डिनेशन किए बगैर हो ही नहीं सकता है। तो ईरान का जो रिस्पांस है वो एक ब्रॉड स्केल के ऊपर होगा। सो मैसेज इज क्लियर कि चेंजिंग द रोल के अमेरिका आ रहा है पहले या इजराइल पहले आ रहा है, इससे जो स्कोप ऑफ ईरान रिस्पांस है वो बदलेगा नहीं। ये अब रशियन मीडिया कह रहा है कि यानी वो अमेरिका आ जाए इजराइल आ जाए, ईरानियन रिस्पांस जब बदलेगा नहीं और बड़ा तबाहकुन रिस्पांस जब वो होगा। अच्छा, जो ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने रिपोर्ट जमा करवाई है ईरान के प्रेसिडेंट को कि अमेरिका की यहां पर क्या मूवमेंट्स हैं, उनके नेवल एयर एसेट्स कहां पर खड़े हुए हैं, वो जो सारी मॉनिटरिंग ईरान कर रहा है वो रिपोर्ट जब वो सदर को जमा करवाई गई है। अच्छा, इसी दरमियान जो बड़ी खबर है कि सूडान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्पिल ओवर हो गया है टुवर्ड्स चाड। चाड क्लोजेस बॉर्डर विद सूडान आफ्टर क्लैशेस किल 5 सोल्जर्स। 5 उनके फौजी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। चाड क्लोजेस बॉर्डर विद सूडान एज दारफुर फाइटिंग स्पिल्स ओवर, यानी ये दूसरे मुल्क में अब ये कॉन्फ्लिक्ट फैल गया है। अरब न्यूज, चाड से सूडान बॉर्डर क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस। ये बड़ी खतरनाक बात है देखना। और चाइना, ईरान और मिस्र, इनका अलायंस बना है इजरायली इन्फ्लुएंस को इन अफ्रीका लिमिट करने के लिए, क्योंकि जो इजराइल है वो यहां पर बहुत सारा जंगों के अंदर और इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व है। अब आरएसएफ जो है इसको एक गल्फ कंट्री सपोर्ट करता है, इजराइल सपोर्ट करता है। अच्छा, एप्स्टीन के हवाले से जो एक नई डिटेल सामने आई है, वहां पर प्रिंस एंड्रयू जो बादशाह चार्ल्स का भाई है उसको गिरफ्तार किया हुआ है। तो रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन जो है उसने आरएफ यानी जो रॉयल एयरफोर्स है उसकी जो बेसेस हैं उनको बकायदा इस्तेमाल किया हुआ है। एप्स्टीन एसोसिएटेड जो प्लेन्स हैं वो जो बर्तानिया की बेसेस हैं वहां पर उतरे हुए 2013 के ये वाकयात है। मतलब बहुत ही सेंसिटिव चीज है, मतलब बेसेस और फिर एक एजेंट है और वहां पर उसके प्लेन जब उतर रहे हैं। अच्छा, अब रशिया ये कह रहा है, दिमित्री मेदवेदेव ने कुछ देर पहले ये अनाउंस किया है कि रशिया दुनिया में ड्रोन प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है और वहां पर जो ड्रोन यूनिट्स लगे हुए हैं उसमें ईरान का भी हिस्सा है। वो ईरान ने भी लगा के ईरान की सपोर्ट के साथ वहां पर लगे हुए हैं और उसमें यह भी मुआहदा शामिल है कि उनमें जो प्रोडक्शन होगी उसमें से ड्रोन ईरान को भी आएंगे। तो रशिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन प्रोडक्शन कंट्री बन गया है। तो इसका ताल्लुक जब मिडिल ईस्ट के साथ भी है और ईरान के साथ भी है। यानी 400-500 के करीब शहीद ड्रोन्स वो रोजाना बना रहे हैं और वो इसको 1000 पर भी ले जाना चाहते हैं। पर डे वो 1000 ड्रोन्स बना रहे होंगे, यानी महीने में 30,000 ड्रोन्स। कौन मुकाबला करेगा? तो प्यूटन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्यूटन ने कहा है कि न्यूक्लियर फोर्सेस डेवलप करना ये रशिया की एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन ने कल अनाउंस किया कि न्यूक्लियर जो एडवांसमेंट है ये हमारी प्रायोरिटी है। चाइना अपने न्यूक्लियर सारे आर्सेनल को बढ़ा भी रहा है और एडवांस भी कर रहा है। रशिया कह रहा है न्यूक्लियर फोर्सेस डेवलप करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है और ईरान की जंग भी न्यूक्लियर की वजह से हो रही है। तो यहां तो न्यूक्लियर के जो खतरात हैं वो, और ऊपर से एस्टोनिया कह रहा है कि भाई एस्टोनिया नेटो का हिस्सा है, वहां पर नेटो न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करने का इरादा रखता है और रशिया ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई तो हम एस्टोनिया को हिट करेंगे। तो ज़ेलेंस्की सेज कि प्यूटन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्ल्ड वॉर 3 और जर्मन चांसलर कह रहा है कि प्यूटन अगर ये यूक्रेन की जंग रुक भी गई तो भी प्यूटन अपनी मिलिट्री कैंपेन रोकेगा नहीं। ये वो बोगस आइडियोलॉजी है वेस्ट की, यूरोप की, जिसकी वजह से यूक्रेन जंग छिड़ी है, जिसकी वजह से एक आलमी जंग छिड़ सकती है। और दी टाइम्स ने लिखा है कि यूक्रेन को 2,50,000 फौजियों की जरूरत है ये 2026 में जंग जारी रखने के लिए। रशिया उसके भी काफी ज्यादा हैवी लॉसेस हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद रशिया जंग को आगे जारी रखने की रिसोर्सेज सलाहियत रखता है और यूक्रेन के पास फौजियों की शदीद कमी है। 2,50,000 चाहिए, अब वो कहां से आएंगे? और पैसा जो देना है वो भी लोन है और यूरोपियन इकोनॉमी। तो देखें ये जो वेस्टर्न एलीट है ना, एप्स्टीन फाइल्स ने हमें बताया है कि कैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो गवर्नमेंट से भी बालातर हैं, हुकूमतों से भी वो बालातर हैं और जंगे करवा रहे हैं और हर एक गलत काम के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। तो यहां भी आप देखिए कि ना ही ये यूरोपियंस के मफाद में है, ना ही ये अमेरिकन के मफाद में है, या ना ही ये दुनिया के मफाद में है। ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं और एक दफा प्यूटन ने भी बात की थी, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो ये जंगे और ये सारा कुछ करवा रहे हैं। और यूक्रेन की जंग का उन्होंने ये जिक्र किया था। तो ये बड़ी डेंजरस बात है। ये वही लोग हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं और ये वही लोग हैं जो अफ्रीका के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करने इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।